किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सीतापुर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी फसल हम लोग उगाते हैं उसमें अच्छा बीज डालते हैं, उपयुक्त मात्रा में खाद डालते हैं, सही समय पे बुआई करते हैं, सही समय पे सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी कीड़े बीमारियों का यदि प्रकोप हो गया या अन्य जीवों का प्रकोप हो गया तो उसके कारण हमारी फसल में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से हम लोग धान की फसल में खड़े हैं। धान की फसल में भी अगर कीड़ों की बात करें तो इनके कारण भी काफ़ी आपको क्षति होती है। 15 से लेकर 20, 25, 30% तक आप कभी कभी देखते हैं धान की फसल में आपका नुकसान होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छे किसान तभी हैं जब हम अपने खेत का लगातार निगरानी करते रहें। जब हमने नर्सरी डाली है उसी अवस्था से अगर निगरानी करते रहें तो आपको दिखाई पड़ेगा इसमें मुख्य मुख्य कीट कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अंडों के समूह दिखाई पड़ रहे हैं या सूंडियाँ खा रही हैं या उनके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं प्रकोप का, तब आप उसके अनुसार इनके प्रबंधन की बात करेंगे। प्रबंधन में जो भी प्रमुख कीट इसके हैं उनका हम लोग एकीकृत प्रबंधन करते हैं, IPM जिसको बोलते हैं। हमें समूल नाश की बात नहीं करते हैं, हम प्रकृति में जो शत्रु और मित्र कीट है उनका एक बैलेंस बना रहे इस पे चर्चा करते हैं। और जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए रखें और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित न हो, ऐसी तकनीक का प्रयोग हम लोग करते हैं जो किसानों को ग्राह्य भी हो, आसानी से वो पैसा भी ज़्यादा ना लगे और साथ में किसी भी प्रकार का हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। शुरू से ही हम लोग ध्यान देते हैं इन विधाओं में। अब चलिए अगर हम बात करेंगे धान में कीड़ों की तो आप देखेंगे शुरुआती अवस्था में ही अगर हम लोगों ने नर्सरी डाल रखी है उस अवस्था में भी कभी कभी आपको तना छेदक कीट का जो अंडों का समूह है वो हमारे नर्सरी की पौध पे ऊपर की पत्तियों में दिखाई पड़ सकता है। अगर ऐसे अंडों के समूह दिखाई पड़े, भूरे रंग के अंडे होंगे, झुंड में दिए हुए होंगे, उसके ऊपर कुछ बाल भी वो लगा देते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है तो फिर उसको नर्सरी लगाने से पहले हम लोग ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। काट करके जिनमें अंडों का समूह है उनको इकट्ठा करके कहीं गड्ढे में दबा करके नष्ट कर देते हैं। अब आगे की अवस्था में अगर हम जाएं तो हमें इस कीट का भी, तना छेदक कीट का भी प्रकोप दिखाई पड़ सकता है। अगर शुरुआती दौर में इसकी बात करें तो ये जब पौध का विकास हो रहा है उसी समय आप देखेंगे जो बीज का तना बनने वाला है वो पत्ती आपको सूखी दिखाई पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में जब वो पत्ती सूखी आपको दिखती है बीच बीच में, जो जिसको गोब कह सकते हैं, जहाँ से निकलेगा वहाँ पे अगर आपको सूखा दिखाई पड़ता है तो उनको आप जब ऊपर पकड़ के खींचेंगे तो आसानी से निकल आएगा। हो सकता है उसमें छोटी छोटी सूंडियाँ भी आपको दिखाई पड़े। अगर ये दिखता है तो इसका मतलब है कि यह तना छेदक कीट का ही प्रकोप है। आगे की अवस्था में जब हमारे फसल में बाली निकल आती है तो उस समय अगर आप देखते हैं तो जैसा कि आपको यहाँ खेत में दिखाई भी पड़ रहा है कि पूरी की पूरी बाल आपकी ये सफ़ेद हो जाएगी और अगर इसको आप पकड़ के खींचेंगे आसानी से बाहर आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको खोल के देखेंगे तो इसमें आपको सूंडी भी मिल सकती है। अगर जल्दी में घुसी हुई है, ये बाहर नहीं निकल गए हैं इसके बस, तो इसमें सूंडी आपको दिखाई पड़ सकती। जैसे इसमें आप देख रहे हैं इनका सूंडी तो नहीं है, वो वयस्क बन के बाहर निकल गई है, लेकिन उसका एक्सीटा, उसका जो मल है वो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए कितना आसानी से बाहर आता है। ये इस कीट को हम लोग क्या कहेंगे, तना छेद, धान का तना छेदक कीट। इसकी जो माँ होती है वो उड़ने वाला पतंगा होता है और रात में ये खेत में उड़ेगा, आकर के उस समय अंडे दे देते हैं। अंडों से सूंडियाँ निकलती हैं, सूंडियाँ इसी में खाते हुए ऊपर की तरफ चली जाती हैं। इन दोनों में फिलहाल सूंडी नहीं दिखाई पड़ी, ये बहुत पहले के प्रकोपित हैं और इसमें से वयस्क निकल आया है। अगर हम लोग इसके नियंत्रण की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, अगर नर्सरी की अवस्था है, नर्सरी की अवस्था में हम लोग ऊपर की पत्तियों को जिसमें अंडों का समूह है उनको काट करके नष्ट कर देते हैं।
उसके बाद अगर चलें हम लोग तो इसमें हम इसकी निगरानी के लिए या इसके प्रबंधन के लिए इसी कीट के लिए हम लोग गंधपास लगाते हैं। गंधपास जो फनल टाइप का ट्रैप होता है, फेरोमोन ट्रैप भी बोलते हैं, वो ले लेते हैं। और जो इस कीट के लिए सेप्टा बाजार में मिलता है, उस सेप्टा को ल्योर जिसे बोलते हैं, उसको ला करके उसका कैप्सूल हम लोग गंधपास में लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इनके जो नर पतंगे होंगे इस कीट के, वो इसमें आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। इससे आप अगर निगरानी के लिए लगा रहे हैं कि 4 से 5 ट्रैप ही केवल आपने लगाए हैं प्रति हेक्टेयर की दर से, तो उसमें अगर 5-6 पतंगे 3 रात तक आते हैं तो इसका मतलब हमें आवश्यकता है कि हम अलर्ट हो जाएं। अब इनके अंडे बच्चे आने वाले हैं 4-6 दिन में और वो हमारी धान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अगर आर्थिक क्षति स्तर पार करता है तो आप इनमें आप प्रबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर यही गंधपास हम लोग 12-15 गंधपास लगा दें पूरे उसमें 1 एकड़ खेत में, तो कोई भी आपका पतंगा नर बचेगा नहीं, सारी इकट्ठा हो जाएं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 12-15-16 1 हेक्टेयर में कर सकते हैं, लगा दें तो हमारा एक प्रबंधन का तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर हम जैविक नियंत्रण में ही जाएं तो ट्राइको कार्ड आपको बाज़ार में मिल जाता है, कहीं प्रयोगशाला में मिलेगा, ऐसे दुकानों पे नहीं मिलेगा, जिसमें ट्राइकोग्रामा ततैया होती है। वो ट्राइकोग्रामा की जपोनिकम स्पीसीज आती है, उसको ले करके जब आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब भैया हमारे खेत में आने वाले हैं, आपने गंधपास में पता किया है, और अंडों के समूह जब दिखाई पड़े उस समय से अगर हम लोग ट्राइको कार्ड को सायंकाल ला करके छोड़ें 50,000 ततैया प्रति हेक्टेयर की दर से, मतलब 20,000 ततैया कम से कम, इससे ज़्यादा ही आप बढ़ा सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख तक अगर हम 1 हेक्टेयर में करने जाएं तो आपका बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा। ये ततैया शाम के समय कार्ड को लाएंगे, उसमें निशान बने होते हैं, टुकड़ों में काट करके पूरे खेत में आप फैला देंगे। पत्तियों की निचली सतह पे लगा करके, चाहे इसको धागे से लपेट दें अथवा इसी में आप कोई भी स्टिपिल कर दें, लगा देंगे, तो इससे ततैया बाहर निकलेगी और वो ततैया जा करके इन कीड़ों के अंडों को खोजेगा। इवन इसी का अंडा नहीं, इसी कीट का अंडा नहीं, जो भी सूढ़ियाँ बन रही हैं, चाहे वो पत्ती लपेटक कीट हो, चाहे तनाछेदक कीट हो, उनके अंडों को खोजेगा और उसमें अपना अंडा दे देगा। तो इस तरह से जो कीट का अंडा है उससे बच्चा नहीं निकलने पाएगा और उस ततैया का विकास होता चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 1.5 लाख ततैया प्रति हेक्टेयर की दर से 7 से 10 दिन के अंतराल पे 4-6 बार छोड़ेंगे, 6-7 बार छोड़ेंगे, तो हमारे खेत में चाहे वो पत्ती लपेटक कीट की बात हो या तनाछेदक कीट की बात है, इन सारे अंडों को वो प्रबंधन हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया है, इतना कर लेते तो बहुत अच्छा रहता कि हमारे पर्यावरण में जहर भी नहीं जाने पाएगा। अन्यथा आपने न तो गंधपास लगाया है और ना ही फेरोमोन वो आपने कार्ड लगाया है। ऐसी दशा में फिर अगर आर्थिक क्षति स्तर पार करता है, मतलब 5% पौधों में, 100 पौधों में अगर 5 पौधे में प्रकोप इसका दिखाई पड़ रहा है, इससे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तब आपको इसमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशक एक जहर होता है, कीड़ों को मारता है तो हमें भी मार सकता है। इसलिए प्रयास हो कि अगर हमें दूसरे तरीकों से ही, चाहे वो कल्चरल प्रैक्टिसेज हो, चाहे वो जैविक तरीका हो, इनसे ही अगर हम बच जाएं तो अच्छा होगा कि हमको जहर नहीं डालना पड़ेगा। तो आप कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। प्रयास ये हो कि कोई हरे निशान का कीटनाशक का प्रयोग करें, चाहे नीम आधारित कीटनाशक का हो या अन्य हो। वैसे आजकल इस साल हम देख रहे हैं कि बहुत तगड़ा प्रकोप आया है इसका, अधिकतर सालों में आता ही है कि कोई किन्हीं क्षेत्रों में कम होता है, किन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो इसमें चाहे आपका प्रोफेनोफास ले लीजिए, 2 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना करके अगर हम लोग छिड़काव कर देते हैं, यदि आवश्यकता पड़े तो 10 दिन के अंतराल पे दोबारा कर दें, तो इसका प्रबंधन हो जाता है। अब तो दूसरे कीट की बात करें जो इस समय आपको खेत में दिखाई पड़ेगा, तो पत्ती लपेटक कीट है, जो आप इस खेत में भी देख सकते हैं। पत्ती लपेटक कीट ये
पत्तियों के दोनों सिरों को आपस में चिपका देता है और उसी में अंदर का हरा भाग इसकी सूंडी जो है वो खा लेती है। इसके माता पिता भी पतंगा ही होते हैं, वो केवल रात में ही चलते हैं, रात में आकर के अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकल के ये जब आप इसको खोलेंगे तो अगर इसमें से तो निकल चुका है, नहीं तो आपको दिखाई पड़ता ये जो पत्तियां चिपकी हुई हैं इसमें हरे रंग की सूंडी आपको दिखाई पड़ेगी। खाने के बाद ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। जब हरा भाग खा लेते हैं ये कीट तो आपका जो पौधा है उसमें खाना बनाने में समस्या आएगी, कम खाना बनेगा और पौधों में वितरण कम होगा, तो इससे उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इनके भी नियंत्रण के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर शुरुआती दौर में ही आप ध्यान देते हैं और एक तरीका लोगों में ये भी होता है, किसान भाई करते हैं कि कोई कांटे वाला टहनी लेकर के भी घूम देते हैं, तो कुछ इसका जो है ये जो चिपका हुआ खुल जाता, सूंडियाँ नीचे जाती, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। इसके लिए भी आप वही तरीका अपना सकते हैं जैसा पूर्व में हमने आपको इसका धान के तना छेदक कीट के लिए कहा था, उसी तरह से इसका भी नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। चाहे वो रासायनिक नियंत्रण की बात हो, चाहे गंधपास लगाने की बात हो, चाहे ट्राइकोकार्ड लगाने की बात हो, इनसे हम लोग इसका कर सकते हैं। अभी तो हमें जो ये कीट दिखाई पड़े उन्हीं पे हमने चर्चा की। इसके पहले ही शुरुआती अवस्था में जब हमारा विकास की अवस्था होती है या उस समय आपको हरा फुदका भी दिखाई पड़ सकता है। हरे रंग के कीट होते हैं छोटे छोटे, जो पत्तियों से तनों से रस चूस करके हमारे पौधे का विकास को प्रभावित करते हैं। उनकी संख्या अगर ज़्यादा दिखाई पड़े तभी आप उनके नियंत्रण के लिए जाएं, अन्यथा आपको जहर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के लिए भी अगर हम प्रयास करें, एक हमने पहले वाले में भी नहीं बताया, अगर आप एक प्रकाश प्रपंच लगा दें प्रति एकड़ या जैसा भी प्रकाश प्रपंच हमारी उसका मिले प्रति हेक्टेयर, एक प्रकाश प्रपंच हम लोग लगा दें जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं। आज बाज़ार में सोलर आधारित भी है, सूर्य की ऊर्जा से भी चार्ज होने वाले मिलते हैं। उनको अगर आप खेत में गाड़ देंगे तो इससे ये होगा, दिन में वो चार्ज होगा, रात में जब अंधेरा होगा उसमें स्विच से भी सिस्टम होता है, आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, अन्यथा ऑटोमेटिक भी होता है। जैसे अंधेरा होगा वो लाइट जल जाएगी, नीचे एक टब लगा होगा जिसमें पानी होगा, तो जो भी कीड़े प्रकाश से आकर्षित होते हैं वो सारे दूर दूर तक के इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर के इसी पानी के टब में जो पानी रखा है उसमें गिर करके वहीं उनकी मौत हो जाएगी, जिससे इनका ऑलरेडी नियंत्रण हो जाएगी। ये सारे कीटों के लिए, चाहे वो रस चूसने वाले कीटे हैं, पतंगा कीट हैं, जो भी लाइट में आकर्षित होंगे वो सारे उसमें मारे जाएंगे। साथ में ही हरा चिपकने वाला ट्रैप आता है, स्टिकी ट्रैप, हरे रंग का, नीले रंग का, हरा मैं गलत बोला, नीले रंग का ट्रैप आता है और एक पीले रंग का आता है। अगर इन दोनों ट्रैप का भी, जो स्टिकी ट्रैप होते हैं, चिपकने वाले ट्रैप होते हैं, उनको जगह जगह हम खेत में लगा देते हैं, तो चाहे रस चूसने वाले कीट हैं, चाहे ये उड़ने वाले पतंगा कीट हैं, जब उनके संपर्क में जाते हैं तो उसी में चिपक जाते हैं। इस तरह से भी इनका नियंत्रण हो जाता है। अब इस समय आप देखेंगे धान में कि अगर हमारा धान तना लगा हुआ है जिसमें कि हवा नहीं क्रॉस कर सकती है, तो वहाँ पे ऐसा वातावरण दिखाई पड़ेगा जहाँ पे भूरा पतंगा एक कीट होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं, BPH, भूरा पतंगा। ये क्या करता है, ये पत्ती जो तना होता है हमारा, जो शीत होता है, उसी पे चिपका रहेगा नीचे, आपको पूरा दिखाई भी नहीं पड़ेगा जब तक नीचे नहीं देखेंगे, और उनसे रस चूस करके अगर उनकी संख्या तेज बढ़ गई तो इतना तेज रस चूसते हैं कि आपको दिखाई पड़ेगा कहीं एरिया में पूरा पत्तियां, तना सब एकदम भूरा पड़ गया, झुलसा सा लग गया। आप दूर से देखिए समझते हैं इसमें झुलसा रोग लग गया, लेकिन उस कीट के कारण पूरा पत्ती से रस चूस लेते हैं, तने से चूस लेते हैं, पौधा सूख जाता, अंत में पौधा गिर भी जाता है। तो ऐसे में अगर हम लोग निगरानी करते रहें तो आपको वो पूरा फुदका दिखाई पड़ता है, तो तत्काल उसके लिए हमें उसका नियंत्रण पे जाना होगा। इनके प्रबंधन की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि सबसे अच्छा तरीका है अगर धान को हम उचित दूरी पर लगाएं।
फसलों को अगर हम लोग घना लगाते हैं, बीज की दर ज़्यादा करते हैं, तो पौधे इतने घने होंगे, उनमें ठीक से विकास भी नहीं होता, उनमें किल्ले भी कम बनते हैं। साथ ही साथ कीड़ों के अगर बीमारियों की बात करें तो इनमें तेज़ी से फैलता है। कहा जाता है आप उचित दूरी पर धान को लगाइए, साथ ही साथ 20-25 कतार बाद एक कतार बिना लगाए छोड़ दें, तो उसमें से जब हवा क्रॉस करेगी तो अंदर का तापमान और नमी ऐसा नहीं मिलने पाएगा जहाँ पे भूरे पतंगे का तगड़ा विकास हो सके, ज़्यादा विकास हो। तो इनका जब जनसंख्या ही नहीं आएगी तो आपको उसके प्रबंधन के लिए जहर डालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, आपने देखा कि जगह जगह झुलसा जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो तनिक भी ना लेट करें, तत्काल प्रभाव से एक कीटनाशक का प्रयोग, चाहे इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए। इमिडाक्लोप्रिड आप लेते हैं तो 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर पानी के 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड के हिसाब से घोल बना लीजिए, उनका अच्छे प्रकार से खेत में छिड़काव कर दीजिए। नीम आधारित कीटनाशक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके, लेकिन कहीं बचे नहीं, अच्छे से छिड़काव होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं किसान भाई ठीक से छिड़काव नहीं करते हैं, ऊपर से ऐसे करते चले जाते हैं, पता लगा ठीक से उनके पास नहीं पहुंचा, रस में नहीं पहुंचा, तो इन कीटों का नियंत्रण न होने की दशा में पूरा का पूरा खेत खत्म हो जाता है और किसान को बहुत हानि पड़ती है। ऐसे ही बात करें जब फूल की अवस्था होती है या बालियां बनती हैं, उस समय आप देखते हैं कि इसमें एक गंधी कीट का प्रकोप होता है। अगर आप देखें तो गंधी कीट क्या करता है, दूर से ही आपको हरा सा कीड़ा दिखाई पड़ेगा और उस कीड़े से गंध आती है, जिसके नाम पे उसका गंधी कीट नाम भी पड़ा है। वो करता क्या है, जब फूल की अवस्था में है या उससे थोड़ा दूध बनने की अवस्था है, उसी समय पे बालियों से रस चूसता है। जैसे ये आप देखें, इसमें भी इसने चूस करके कहीं भी किसी भी आपका ये जो बना है बाली में किसी में भी जरा सा भी दाना नहीं है, क्योंकि इसमें से गंधी कीट ने रस चूस करके इनको हानि पहुंचाया। तो इसके लिए भी अगर बात करें, इनकी संख्या आ गई है, ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, तो हम कोई भी एक पाउडर वाला भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैलाथियन पाउडर है, उनका भी हम बुरकाव कर सकते हैं। अगर हमारी बुरकाव करने वाली मशीन हो, डस्टर हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब ओस पड़ी हो उस समय अगर डालेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा, इन कीड़ों का प्रबंधन हो जाएगा। ऐसे ही कभी कभी सैनिक कीट का भी प्रकोप दिखाई पड़ता है, इस समय तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वो जब हमारा धान लगभग पक रहा है या पकने से थोड़ा पहले सैनिक कीट दिखाई पड़ते हैं, वो सायंकाल उनका अटैक होता है, अटैक करके आते हैं और बालियों को काट करके नीचे गिरा देते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आपको पता है कि दिन में ये मिट्टी में दरारों में कहीं छुप जाते हैं, तो पहले भी हम लोगों के यहाँ किया जाता था, खेत जो भी हम लोग बोते थे बीच बीच में कोई न कोई लकड़ी गाड़ दिया करते थे। तो ऐसे ही कहा जाता है बर्ड पर्चर टी के आकार का अगर कोई हम लोग लकड़ी जगह जगह बीच बीच में गाड़ देते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है, उस पर जो भी परभक्षी चिड़ियाँ हैं वो आके बैठती हैं और वो खोज करके कि अगर कीड़ा वहाँ दिखाई पड़ रहा, चाहे वो सैनिक कीट हो, चाहे कोई भी बाहर सूढ़ी दिखाई पड़ रही है, तो उनको आके उठा करके खा जाती हैं। तो एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग, धान के खेत में या कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें हम लोग बर्ड पर्चर जरूर जगह जगह पे गाड़ दें, तो इसका नियंत्रण इस प्रकार से भी हो जाएगा। और देसी तरीके में अगर आप जाना चाहें, जगह जगह पर मेड़ों पर चाहे सूखी घास हो या पुआल हो, वो रख दें। आपने जगह जगह रखा है खेत के आसपास चारों तरफ, या खेत में बीच में कहीं जगह आपको मिलती है, तो उसका परिणाम ये होगा कि जब धूप होगी 10 बजे के आसपास आप आइए, 10 बजे 11 बजे, उन जगहों को उठा के आप देखेंगे तो अगर सैनिक कीट की सूढ़ियाँ हैं तो उसी में छुपी हुई होंगी, उनको इकट्ठा करके आप कुचल के जैसे भी आप मारना चाहते हैं मार सकते हैं। एक नियंत्रण का तरीका ये हो सकता है। साथ ही अगर आप कुछ उबला हुआ चावल भी जगह जगह रख देंगे तो उसको खाने के चक्कर में जो चिड़ियाँ आएंगी वो भी इनका नियंत्रण कर सकती हैं। अन्यथा लास्ट में आपको जहर का ही प्रयोग करना पड़ेगा, कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो कोई पाउडर वाला कीटनाशक भी आप
प्रयोग कर सकते हैं, अथवा स्प्रे करने वाले कीटनाशक भी जैसे क्लोरपाइरिफास है या प्रोफेनोफास है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इनका भी नियंत्रण हो सकता है। अधिकतर जो मुख्य कीट थे इन्हीं का प्रकोप होता है, और कभी कभी दूसरे भी कीट आते हैं, तो हम लोग केवल मुख्य कीटों की चर्चा कर रहे हैं। इस बार तो केवल पत्ती लपेटक कीट और तना छेदक कीट का ही ज़्यादा है, थोड़ा सा गंधी का भी प्रकोप दिखाई पड़ रहा है हमारे यहाँ। तो इनका प्रबंधन, कोई भी कीट आता है तो आप किसान साथियों ये ज़रूर ध्यान रखिए कि हम लोग शुरुआती दौर से ही उसमें निगरानी बनाए रखें। अच्छे किसान हैं तब निगरानी बनाए रखेंगे, शुरुआती अवस्था में ही हमको दिखाई पड़ता है। तो जो भी तरीका हमने बताया, चाहे वो शस्त्र क्रियाओं के माध्यम से हो, चाहे वो मैकेनिकल के यांत्रिक तरीका हो, ट्रैप आदि लगाना, कीड़ों को अंडों को समूह को पकड़ के इकट्ठा करके नष्ट कर देना है, या जैविक तौर तरीके हैं, ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करना है। लास्ट में अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब जा कर के हम रसायन पे जाएंगे। वो भी हमेशा ध्यान रहे कि हरे निशान के कीटनाशकों का ही प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, कब हमें प्रयोग करना है कि कहीं बारिश होने की संभावना ना हो, कम से कम 8 घंटे का समय मिले, तेज हवा तो नहीं चल रही है, नहीं तो हमारा कीटनाशक जहाँ डालना चाहिए वहाँ नहीं जा पा रहा है। कीटनाशक का प्रयोग या किसी भी आप फफूंदी नाशक का भी किसी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे पौधों की पत्तियों से जिन पे पड़ने वाला है कम से कम 1.5 फीट की दूरी पे नाजल हमारा जरूर होना चाहिए, अन्यथा तेज चोट लगने से भी कुछ लक्षण ऐसे दिखाई पड़ते हैं। आपको लगता है कोई बीमारी हो गई या कोई कीड़े के कारण है, तो आप दुकान के पे जाते हैं, हम लोगों के संपर्क में नहीं आए, सीधे दुकान पे चले गए, तो आपको कोई भी एक कीटनाशक, एक फफूंदी नाशक, एक टॉनिक दे देता है, लेकिन कारण क्या है कि आपने सही से नियम का पालन नहीं किया कि हमने दूर से डाला। या आप जब भी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, किसी रसायन का प्रयोग करते हैं, आप शाम के समय करिए, धूप नहीं होगी तो आपके ऊपर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही पत्तियों पे पड़ेगा। अगर दोपहरी में हम लोग डाल रहे हैं इतनी तेज धूप में, वो पानी उबल जाएगा और पत्तियों को आपको जला देगा। तो फसलों के हिसाब से भी हम ध्यान रखेंगे, जितनी मात्रा बताई जाती है उतने का ही प्रयोग करेंगे, सही तरीके से घोल बनाएंगे, सही तरीके से छिड़काव करेंगे, सही समय पर छिड़काव करेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। हम अपना पूरा शरीर ढक लें, खुद चाहे इसकी किट भी आती है, अगर किट आप नहीं ले सकते हैं तो पूरे बाँह का कोई भी कपड़ा आप धारण करिए, केवल छिड़कने के लिए अलग से उसको रखिए। हमारा सिर भी ढका होना चाहिए, हमारी नाक भी ढकी होनी चाहिए, हमारे आँख पे चश्मा या कुछ भी ढका होना चाहिए, पैर में भी आपने जूता रख रखा है, हाथ में दस्ताना लगा रखा है, और कभी भी रसायनों को आप हाथ से नहीं घोलें, कोई लकड़ी आदि का प्रयोग करें। जिस बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे बाल्टी है, ड्रम है, वो केवल उसी काम के लिए रखें, उससे खाने पीने का काम न करें। कभी भी आप छिड़काव करते समय बीच में कुछ न खाएं पिएं, अन्यथा उससे जहर आपके पास जाएगा। जब आप इन चीज़ों का प्रयोग करने से पहले जो कुछ खाना पीना है सारा काम कर लें, उसके पश्चात जब पूरे पे छिड़काव कर लेंगे, अच्छे से कपड़ों को निकाल कर हाथ पैर मुँह धो करके तभी दूसरा चीज़ कभी खाएं। अगर आपको यंत्र से जो भी आप स्प्रेयर से का छिड़काव कर लिया है, उसके बाद फिर आप उस यंत्र को भी अच्छे से धुलें, यहाँ तक कि उसकी पाइप में जो पानी पड़ा हुआ है उसको भी आपको निकाल देना होगा सादा पानी डाल के, अन्यथा उसके अवशेष बने रहेंगे। किसी दूसरी फसल पे आप प्रयोग करने जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है वो कोई समस्या खड़ी कर दे। कभी कभी किसान भाई जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका ग्लाइफोसेट है, इसका प्रयोग करते हैं, हमारी टंकी में कुछ अवशेष बचा हुआ है, पाइप में बचा हुआ है, उसी से घोल के जब किसी कीड़े बीमारी के नियंत्रण के लिए हम लोग प्रयोग करने जाते हैं तो उस पर उसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ने रहता है। इसलिए किसान भाई हमेशा आँख कान सब खुला रखें, ध्यान दें, तो आपका इस प्रकार से क्षति भी कम होगी, लागत भी कम आएगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी जगह बेचेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, तभी आप संपन्न किसान होंगे और आपका बेटा किसानी करने के लिए आगे आएगा। धन्यवाद।